टीचर और यश मिनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। अध्ययन करने जा रहे हैं धातुओं के रासायनिक गुण का। तो देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुण में 3.2 धातुओं की रासायनिक गुण धर्मों के बारे में हम लगभग 3.2.1 से 3.2.4 तक में पढ़ेंगे। इसके लिए निम्न धातुओं के नमूने एकत्रित कीजिए। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड और मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम आदि इत्यादि हमें नमूने एकत्रित करना। तो इसमें जो भाग रहेंगे वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम वायु के साथ धातु की क्रिया देखेंगे वायु में, ठीक ना। और फिर इसके बाद जल में क्रिया देखेंगे, फिर इसके बाद अम्लों में क्रिया देखेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन में आपको बता दी कि वायु के साथ, दूसरी कंडीशन में हम देखेंगे जल के साथ धातुओं की क्रिया, तीसरी कंडीशन में देखेंगे हम अम्ल के साथ में धातुओं की क्रिया। ये क्रियाएं हम देखने वाले हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आगे। देखते हैं 3.2.1 के अंतर्गत धातुओं को वायु में दहन करने से क्या होता है। धातु को यदि वायु में जलाएंगे या दहन करेंगे तब क्या होगा और यह किस प्रकार की प्रक्रिया को या रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले क्रियाकलाप 3.8 में आपने देखा कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा है। मैग्नीशियम तार को जलाते हैं, श्वेत ज्वाला के साथ में जलता है। क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं? आइए इन क्रियाकलापों के द्वारा इनकी जांच करते हैं। तो ऐसा संभव नहीं है कि सभी धातुएं श्वेत ज्वाला के साथ में जलती हों, ठीक, और सभी धातुएं जलती हों, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए इनके रासायनिक गुण सभी धातुओं के थोड़े से अलग अलग होते हैं, सबका रिएक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। आइए तो चलिए क्रियाकलाप 3.9 पर चलते हैं। यह देख रहे हैं क्रियाकलाप 3.9। क्रियाकलाप 3.9 में बताया गया है कि सबसे पहले सावधानी बताया गया है कि निम्न क्रियाकलापों में शिक्षक का सहयोग आवश्यक है। आंखों की सुरक्षा के लिए छात्र चश्मा लगा ले तो बेहतर होगा, ठीक है। तो ये कार्य आप यदि प्रयोगशाला में कर रहे हैं तो इनके लिए आपको ये सारी सावधानियां रखना आवश्यक होगा, ठीक है। एकत्रित की गई, अर्थात जो धातु के नमूने थे वो एकत्रित की गई किसी भी धातु को चिमटी से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन कीजिए, मतलब वायु की उपस्थिति में उसका दहन कराना है। अन्य धातुओं के साथ भी इसकी अभिक्रिया को दोहराना है। तो ऐसे ही अन्य धातुओं को भी वायु की उपस्थिति में उनका दहन कराना है, तो ये हमें करना आवश्यक रहेगा, तो हम करेंगे नहीं। इसके बाद चल लेते हैं आगे। इसमें उत्पन्न पदार्थ को एकत्रित की, जो पदार्थ इसमें उत्पन्न होगा उसे हमें एकत्रित करना। उत्पाद तथा धातु की सतह को ठंडा होने दीजिए और किस धातु का दहन आसानी से हो जाता है ये भी हमें पता लग जाएगा। जब धातु का दहन हो रहा है तो ज्वाला किस रंग की थी ये भी हमें देखना है। दहन के पश्चात धातु की सतह कैसी प्रतीत होती है ये भी हमें देखना है। कि धातुओं को ऑक्सीजन के साथ साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर उन्हें घटते हुए व्यवस्थित क्रम में उन्हें रखना है और इनके उत्पाद जल में घुलनशील हैं क्या ये भी हमें देखना और उनके भी हमें क्रम में रखना, किस प्रकार से ये क्रिया करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, इसके बाद की क्रिया को हम देख लेते हैं। यह देख पा रहे होंगे आप, लिखा हुआ है कि लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातुओं की ऑक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएगी, अर्थात ये M हम यहाँ लिख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, प्लस ऑक्सीजन यदि यहाँ देंगे ये दोनों आपस में रिएक्ट करती हैं तो ये MO प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं। M के रूप में मैंने यहाँ M को मेटल के रूप में लिया है, O को मतलब ऑक्सीजन के रूप में लिया है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से देखते हैं, इस प्रकार की ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। यहाँ उदाहरण लिया गया है कॉपर धातु का। उदाहरण के लिए बताया गया कि उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का सेकंड ऑक्साइड बनाता है। ये सेकंड का तात्पर्य यह है कि उस पर 2 धनावेश हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे कॉपर ये है आपके सामने Cu। मैं इसे अलग मोड में आपको लेकर चलता हूँ। कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड कैसे बनता है, तो उसके लिए चल रहे हैं हम लेकर। यहाँ देखेंगे हम सबसे पहले Cu कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा
और बनता है कॉपर डाइऑक्साइड। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा कॉपर डाइऑक्साइड के लिए कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ में सीधे सीधे रिएक्ट करता है। ऐसा करने के लिए ज़रूरी है कि कॉपर में आगे हमने 2 लगाना पड़ेगा वैलेंसी के लिए। जब लगाएंगे तभी यहाँ 2 वैलेंसी होगी। इस शीट को हमें पूरा देखने के लिए आपको नीचे देखना पड़ेगा क्लियरली। ये देखिए कॉपर अभी उदासीन है, इसके ऊपर कोई धनावेश कोई ऋणावेश नहीं है। यदि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है यहाँ से ये, और कॉपर हो जाता है डाई पॉजिटिव। अब इसे हम बोलते हैं कॉपर ये ऑक्सीकरण अवस्था 2 हो चुकी है इसकी। और जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ये निकाले हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस ऑक्सीजन के द्वारा ग्रहण कर लिए जाएं, तो ऑक्सीजन हो जाता है डाई नेगेटिव। ये 2 ऋण इसके ऊपर आ गए, मैंने 2 लगा दिए। अब सीधे सीधे कॉपर डाई पॉजिटिव और ऑक्सीजन डाई नेगेटिव दोनों यहाँ पर आपस में मिलकर एक यौगिक बनाते हैं जिसे कहा जाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब चूंकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन केवल परमाणु अवस्था में ही है, अणु अवस्था में है, 2 एक साथ लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 आएंगे। तो अपने यहाँ पर इसमें भी 2 लगा देते हैं, यहाँ भी 2 लगा देंगे और यहाँ भी 2 लगा देंगे। इसका मतलब है मैंने यहाँ समीकरण में इनकी संख्या 2 कर दी है बराबर ऑक्सीजन को देखकर, इसलिए यहाँ अलग 2 लगा दिया। ये कॉपर का सेकेंड ऑक्साइड। ठीक, समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं, देख लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार से प्राप्त होगा। यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, ये है Al एल्यूमिनियम का संकेत और ये है ऑक्सीजन का संकेत O2। जब आपस में ये रिएक्ट करेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूले के अनुसार, सूत्र के अनुसार जो बनाएंगे Al2O3। आप यहाँ देख पा रहे होंगे Al2O3 में एल्यूमिनियम की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की 3 है। इनकी वैलेंसी पूरी करने के लिए मैं निचले समीकरण पर आपको ले चलता हूँ। Al के साथ में 3 ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ी हैं और यहाँ पर है इसकी 2 ऑक्सीजन, तो मैं यहाँ 3 से गुणा कर देता हूँ इसमें वैलेंसी पूरी करने के लिए। तो ये 3 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ देखूंगा 6 ऑक्सीजन करनी, यहाँ पर तो 3 है तो आगे 2 का गुणा कर दूंगा मैं। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसे, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑक्सीजन का नंबर हो जाएगा 6, ठीक ना। ये 2 × 3 ये हो जाएगा 6 ऑक्सीजन। यहाँ पर हमें 6 ऑक्सीजन मिल जाएंगी, ठीक। अब हम एल्यूमिनियम की नंबर को बैलेंस करते हैं, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं एल्यूमिनियम और यहाँ मैंने लिख दिया 3O2, ये आपके सामने लिखा गया है, एरो लगाऊंगा। फिर इसके बाद यहाँ देख रहा हूँ कि नंबर ऑफ एल्यूमिनियम यहाँ पर हो चुके हैं 4, 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ आगे लगा रहा हूँ इसमें 4 और यहाँ मैं लिख दूंगा 2, तो ये हो जाएगा 2Al2O3। इस प्रकार से एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा या समीकरण बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम का समीकरण भी यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ आप देख पाएंगे इसे। अगला चलते हैं हम आगे, इसी में पढ़ते हैं, ठीक। ये आपको दिखाई दे रहा होगा एल्यूमिनियम का संकेत यहाँ पर है, ठीक है ये, और ऑक्सीजन यहाँ पर है। क्रिया करने के बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नीचे क्या लिखा है यहाँ आप देख रहे होंगे। अध्याय 2 में आपने देखा होगा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय व क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है। अम्ल तथा क्षारक से साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात हमारे पास यही है कि यहाँ पर 2 प्रकार के जो ऑक्साइड हमें मिल रहे हैं वह उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये है जिंक ऑक्साइड। ये दोनों ही ऑक्साइड एक प्रकार से उभयधर्मी ऑक्साइड के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात यह अम्लीय व क्षार दोनों से ही क्रिया करते हैं। तो वह लवण तथा जल बनाने का काम करते हैं, अम्ल तथा क्षार से क्रिया करने का, ठीक है। यहाँ पर इनके उदाहरण को हम एक प्रकार से देख लेते हैं, किस प्रकार से इनके उदाहरण को समझा सकता है। मैं आपको इनके उदाहरण को समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। आइए चलते हैं। सबसे मुख्य बात है उभयधर्मी ऑक्साइड के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को देख लेते हैं। यहाँ पर
एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को हम देखेंगे। चलो फिर से लिख देता हूँ इसे, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को Al2O3। ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को हम देखते हैं पहले अम्ल के क्षार के रूप में, और यहाँ किसी अम्ल से इसकी क्रिया करा देते हैं। तो ये कोई अम्ल ले लिया मैंने, इसकी क्रिया इससे करा रहा हूँ। तो ये हम लेंगे, मान के चल रहे हैं कि ये क्षार की तरह काम करेगा, कार्य करता है, और ये अम्ल है ही सही। तो हम देख रहे हैं कि ये एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्षार की तरह कार्य करेगा, जो अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल बनाएगा। अब लवण तथा जल में यहाँ पर बनेगा क्या, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। पहले लवण बनेगा और फिर जल बनेगा। तो लवण बनेगा वो एल्यूमिनियम का बनेगा। एल्यूमिनियम की लवण बनाने के लिए जरूरी है कि सबसे पहली बात, आप एल्यूमिनियम के साथ में जो क्लोराइड की संख्या जैसी कितनी जाएगी वो आप नोट कर लीजिए कि एक एल्यूमिनियम के साथ में 3 क्लोरीन जाते हैं। तो वो सूत्र बनाने के लिए आपको AlCl3 लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर नोटिस करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप लिखेंगे जल बनेगा, तो जल के लिए आप H2 लिख देंगे। अब बैलेंसी को आपको पूरा करना है, तो बैलेंसी पूरी करेंगे यहाँ पर देखकर। हम सबसे पहले हम ये लिख देते हैं, ये बन गया लवण और ये बन गया जल। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक। अब बैलेंसी हमें पूरी करना है, तो बैलेंसी पूरी करने के लिए देख लेते हैं कि एल्यूमिनियम क्लोराइड है। एल्यूमिनियम क्लोराइड में Al के सामने Cl में यहाँ पर लगा हुआ है 3। Cl में यहाँ पर कितने लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं। तो बैलेंसी पूरी करने के लिए मैं देख लेता हूँ, यहाँ एल्यूमिनियम में 2 लगे हुए हैं। यदि आप यहाँ ध्यान देंगे तो 2 एल्यूमिनियम लगे, तो मैं यहाँ सबसे पहले 2 एल्यूमिनियम लगा देता हूँ। तो सबसे पहले सूत्र को मैं इस प्रकार से लिखूंगा, फॉर्मूले को Al2O3। बैलेंसी पूरी करने के लिए चल रहे हैं हम आगे। मैं लिखूंगा HCl, तीर का निशान लगाऊंगा, और यहाँ मैं लगा दूंगा एल्यूमिनियम के आगे 2, AlCl3, ये हो जाएगा। और यहाँ H2O की बात आप बाद में देखेंगे वैलेंसी को। यहाँ सबसे पहले हम एल्यूमिनियम की वैलेंसी देख लेते हैं, 2 पूरी हो गई है, ठीक है ना। और यहाँ भी 2 है। यहाँ देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम यहाँ साथ में क्लोरीन है, तो उसकी संख्या कितनी हो गई, 2 और 3, 2 3 6, अर्थात इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 और 3 का, तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ हम यहाँ एल्यूमिनियम की के साथ में जुड़ी Cl की संख्या को 6 से प्रदर्शित कर देते हैं। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ HCl को मैं। आप यहाँ देखेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर ऑटोमेटिकली कितनी हो गई है, 6 हो गई है। 6 हो जाने के बाद आप ये भी नोटिस कर रहे होंगे कि ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3। तो यदि मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, अर्थात 3 2 6 हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी 3 ऑटोमेटिकली। तो ये कंप्लीटली हमारा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना, समीकरण। इसकी वैलेंसी कंप्लीट पूरी हो चुकी है, ये आप देख चुके हैं। यहाँ आप समझ चुके होंगे ये एक क्षार की तरह काम कर रहा है, ठीक। किसकी तरह काम कर रहा है, क्षार की तरह काम कर रहा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और अम्ल यहाँ पर लिया गया है, वो ये आप देख पा रहे होंगे कि एल्यूमिनियम एक प्रकार से यहाँ क्षार की तरह काम करता है, ठीक। और मैं इसे और आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ इसे। ये क्षारक की तरह काम करेगा, और ये अम्ल है इसे यहाँ पर, और ये बनेगा आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये एक प्रकार से लवण की तरह व्यवहार करेंगे, ठीक है ना, काय की तरह व्यवहार करेंगे। ये लवण की तरह व्यवहार कर रहे हैं, और ये जल बना रहे हैं इस प्रकार से। ये समीकरण क्लियर हो चुका है, ये उनका संतुलित समीकरण हो चुका है। अब हम इस पर आगे की ओर चर्चा करते हैं कि आगे ये किस प्रकार से काम करता है, अर्थात ये क्षार के रूप में कार्य कर चुका है एक बार। अब हम इसको अम्ल के रूप में व्यवहार को प्रदर्शित करने जा रहे हैं, ठीक है ना, कि अम्ल के रूप में ये किस प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ Al2O3, ठीक। और यहाँ कोई क्षारक मैं इसमें ले लेता हूँ, तो क्षारक लेता हूँ सीधे सीधे NaOH, इसमें ले लिया है मैंने क्षारक NaOH, एरो लगाऊंगा। वैलेंसी पूरी करने के लिए मैं देखता हूँ सोडियम मेटाल्यूमिनेट इसमें बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट इसमें बनता है। तो सोडियम एल्यूमिनेट किस प्रकार से बनता है वो आपको बता देता हूँ, समीकरण को ध्यान में रखना है आपको। सोडियम एल्यूमिनेट कैसे बनेगा वो आप जानेंगे। सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र आपको पता होना चाहिए। एल्यूमिनेट का सूत्र होता है AlO2, ये एल्यूमिनेट का सूत्र है AlO2। यदि आप इसमें सोडियम आग लगा देंगे तो ये सोडियम एल्यूमिनेट हो जाएगा ANA। यहाँ आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से इनकी वैलेंसी को पूरा करना है। तो सबसे मुख्य बात यहाँ ध्यान में रखना है कि हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की संख्या 3 और 4 ऑक्सीजन की संख्या दी गई है, ठीक है ना। तो 4 ऑक्सीजन की संख्या में से 2 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ रिलीज हो चुकी है, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक। तो 4, और चूंकि हमारे पास लवण और जली बनाना है तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ मैं Na की संख्या यहाँ पर 2 कर देता हूँ बैलेंसी पूरी करने के लिए। नेक्स्ट समीकरण में हम इसे देखेंगे, ठीक है, अभी नहीं तो नेक्स्ट समीकरण में हम इसे देखने का प्रयास करेंगे। अभी मैं यहाँ से 2 को हटा देंगे, क्रॉस कर रहा हूँ।
तो यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, अब मैं फिर से इसे समीकरण को संतुलित करने के लिए लिया हूँ, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिख दिया मैंने, और ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर NaOH। मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर यदि मैं 2 ऐड कर देता हूँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा 2NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट ये हो जाएगा। सोडियम एल्यूमिनेट होने के साथ साथ यहाँ हमें ध्यान देना है कि यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 3 है और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या आपको दिखाई हुई 2, अर्थात टोटल 5 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 और 2 4 है, अर्थात एक ऑक्सीजन कहा जाएगा। और यहाँ पर से निकलेंगे 2H, आपको ये भी पता है 2H और एक ऑक्सीजन बच रही है, तो हम यहाँ पर 2H के साथ में एक ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं और इसे जल बना देते हैं। ये इस प्रकार से जल का निर्माण हो जाएगा। ये भी संतुलित रासायनिक समीकरण बन चुका है और ये इसका नाम हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। ये आपको नोटिस करना है, सोडियम एल्यूमिनेट इसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ये समीकरण में आपको ध्यान देने वाली बात एक ही है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों प्रकार से कार्य करता है, अर्थात अम्ल के रूप में भी कार्य करता है और क्षार के रूप में भी कार्य करता है, अर्थात इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है कि ये उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। इसी प्रकार से आप जिंक को भी दोनों के रूप में आप देख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड को भी। इनके फॉर्मूले को जिंक ऑक्साइड में भी हम लगा सकते हैं, तो जिंक ऑक्साइड से भी इसी प्रकार से हमें समीकरण प्राप्त होंगे। अधिकांश धातु के जो ऑक्साइड हैं जल में अघुलनशील हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, और सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। ये आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये आपको मैं आपको एक उदाहरण के रूप में भी इनको बता देता हूँ आपको किस प्रकार से ये जल में घुलकर क्षार उत्पन्न करते हैं, तो वो हम यहाँ देख लेते हैं किस प्रकार से ये क्रिया होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड में आप देख पाएंगे, यहाँ पर आपने जो सोडियम ऑक्साइड देखा है वो आपको मिलेगा सोडियम ऑक्साइड सिंगल वन, क्योंकि ये सिंगल धनावेशित वाले आयन होते हैं। पोटेशियम भी सिंगल धनायन वाले आयन है, इसीलिए हमें इस प्रकार से ही इनको लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सोडियम और ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो ऑक्साइड या हम लेते हैं यहाँ पर, तो ऑक्सीजन यहाँ लिख देते हैं और साथ साथ में यहाँ 2 लगा देते हैं बैलेंस पूरी करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन होती है डाई नेगेटिव वाली होती है, 2 ऋण आयन वाली। अब इसकी क्रिया के बारे में बता रहा है, जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, तो जल में यहाँ जब इसे घोला जाता है तो जल में जो घुल जाते हैं और क्षार का निर्माण करते हैं। क्षार का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि आप इसे देख लें किस प्रकार से क्षार का निर्माण कर पाते हैं। क्षार का निर्माण करवाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि सोडियम की संख्या 2 है, तो हमारे पास जो क्षार होता है उसमें हाइड्रोक्साइड ऐड होता है। जो भी क्षार होते हैं उनमें OH लगा होता है। जो भी सूत्र है उनमें यदि क्षार है तो उसमें पीछे हाइड्रोक्साइड में OH जुड़ा होगा, ऐड होगा, वही उसमें क्षार कहलाता है, ठीक ना। क्षारकों की ये मुख्य पहचान होती है कि उसमें OH साथ में ऐड है, ये हमें दिखाई देता है उसमें, ठीक है। और यह हम देख लेते हैं कि यहाँ सोडियम का क्षार बनाना, तो हमें यहाँ सोडियम के साथ में हाइड्रोक्साइड सिंगल नेगेटिव है, तो यहाँ हमने NaOH इस प्रकार से लिख देंगे हम इसे। और हम यहाँ देख लेते हैं कि हाइड्रोक्साइड की संख्या यहाँ पर कितनी हो सकती है। हमारे पास OH की संख्या यहाँ पर 2 हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 2 H हैं और 2 ही हमारे पास ऑक्सीजन है, तो OH की संख्या 2 हो जाएगी। और हमारे पास Na भी 2 हैं, तो ये हम आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस प्रकार से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक क्षार बन जाएगा। इसी प्रकार से हम पोटेशियम ऑक्साइड को भी देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे पोटेशियम ऑक्साइड का सूत्र ये है K2O, और यह भी जल में घुलकर क्षार बनाता है। यहाँ से आप इसे भी देख सकते हैं, ये पोटेशियम ऑक्साइड सेम ऐसा कैसा ही यहाँ पर आप देखेंगे तो सोडियम के स्थान पर आप यहाँ पोटेशियम को लिख देंगे, यहाँ पर इस प्रकार से KOH बन जाएगा और आगे आप लगा देंगे 2। बैलेंस ही पूरी करने की आवश्यकता नहीं, बैलेंस ही पूरी हो चुकी है इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या 2 है, H की संख्या 2, पोटेशियम की 2। ये बैलेंस समीकरण है प्रकार से, ये बैलेंस इक्वेशन है पूरी, ठीक। कोई कहीं जगह तक बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ ऐड करके लिखना है, ठीक है, दोनों में। तो ये ऐसे क्षारक हैं जो कि जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। आप इसमें एक एग्जांपल ले सकते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी इसमें लिख सकते हो।
MgO का जो कि जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, H2। यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा Mg, और साथ में हाइड्रोक्साइड की संख्या 2 होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव होता है और हाइड्रोक्साइड सिंगल नेगेटिव, इसीलिए आपको इसमें मैग्नीशियम के साथ में 2 हाइड्रोक्साइड जोड़ने की आवश्यकता रहेगी। ठीक, ये देख रहे होंगे आप क्रियाकलाप 3.9 में हमने देखा है कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। पोटेशियम, सोडियम जैसी धातुएं इतनी तेजी के साथ अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर वे आग पकड़ लेती हैं, इसीलिए उन्हें सुरक्षित रखने पर आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। और यहाँ बात कर रहे हैं ताप पर मैग्नीशियम, सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि ऐसी धातुएं चमकदार सतह पर ऑक्साइड की परत इनके ऊपर बन जाती है। जहाँ आप देख पा रहे होंगे कि सबसे मुख्य बात जो बता रहा था मैं, इनके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, और ऑक्साइड की यह परत धातु को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन को दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोहे के चूर्ण को डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगता है, और कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म करने पर कॉपर धातु ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है, जैसे सिल्वर, गोल्ड इत्यादि। अत्यंतिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, क्योंकि ये सिल्वर और गोल्ड ये उत्कृष्ट धातुएं हैं, अर्थात एक्सीलेंट मेटल के नाम से जानी जाती हैं। उत्कृष्ट धातुएं इन्हें कहा जाता है, इनके ऊपर जंग या इनका संचारण नहीं होता है। ठीक है, ये हमें नोटिस करना है। बाकी धातुओं के बारे में जो आप पढ़ चुके हैं, अभी आपको बताया गया गर्म करने पर दहन तो नहीं होता, लेकिन उस पर लोग चूर्ण डालते हैं तो वह तेजी से जलने लगता है। और कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन कॉपर से सेकंड ऑक्साइड में तब्दील हो जाता है, अर्थात काले रंग के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये भी आपको नोटिस करना है, ध्यान रखना है।